चैनल डिजिटल गुरु। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, हमने किस बारे में डिस्कस किए थे कि सर्विस क्या होती है। ठीक है, सर्विस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से बिजनेस होता है जिसमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है और लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हमने शॉर्ट में ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है, तो उसके बारे में हमने समझे थे, तो ज्यादा मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि क्या इस सर्विस क्या होती है, उसके बाद ट्रेडिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग। तो भी ओवरऑल मैंने उस वीडियो में डिस्कशन किया है आपके साथ। तो अभी आज का जो नया वीडियो है तो वो है किस बारे में कि लेजर्स, ग्रुप एंड वाउचर। तो ये तीनों क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ये वाली वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, ठीक है, लेकिन तो भी हम लॉन्ग इसलिए होने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे थोड़े पॉइंट्स है जो हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेजर, ग्रुप और वाउचर इसका क्या मीनिंग होता है। तो जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट होते हैं उनका हमें खाता खोलना होता है, यानी लेजर बनाना होता है। अब लेजर मतलब क्या हो गया, तो देखिए अब लेजर इसलिए बनाया जाता है कि भाई परचेस का लेजर हो गया, मतलब अगर हम माल बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उस अगर मैंने क्या किया, मेरा एक बिजनेस है, जैसे कि टाइल्स का हम लोग पहले से डिस्कशन करते आ रहे हैं, मेरा टाइल्स का बिजनेस है, तो मैंने क्या किया कि माने माल लेके आया। तो माल लेने के बाद मैंने कितना टाइल्स लाया, कितने प्रकार के टाइल्स लाया, कितने का लाया, क्या है, तो उसको मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास बुक्स रहती है, जैसे कि मैंने बोला कि ऑफलाइन का हम लोग पहले लिखते हैं बाद में फिर उसको ये करते हैं, तो मैंने क्या किया कि उससे पहले अपने रजिस्टर में लिखा, जो अपने पास रजिस्टर होता है उसके अंदर लिखा कि फला फला पार्टी से मैंने इतना इतना टाइल्स मंगाया, इतने इतने रेट में मंगाया, राइट। तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एक लेजर हो गया। मैंने किसका नाम का बनाया, जैसे कि ABC नाम से जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे मैंने क्या किया कि 10 लाख रुपए की टाइल्स मंगाई, राइट। तो मैं अपने बुक्स में परचेस वाले बुक में किस में लिखूंगा, परचेस वाले बुक में लिखूंगा। तो मेरा लेजर कौन सा हो गया, परचेस वाला। तो परचेस लेटर में मैं क्या लिखूंगा कि ABC नाम से मैंने 10 लाख रुपए का माल खरीदा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हर व्यक्ति का जिससे हम लोग व्यवहार करने वाले हैं, जो अपने ओवरऑल ट्रांजेक्शन करें, जैसे परचेस हो गया, जिससे कि और किसी व्यक्ति के नाम से करने वाले हैं, तो वो सबका हम लोग क्या बनाते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं जिसे खाता भी कहा जाता है। तो मैंने क्या किया, परचेस नाम से बनाया, क्योंकि जितना भी अगर मैं माल बाय करूंगा तो किस में लिखूंगा, उस परचेस में लिखूंगा। तो वो परचेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जो बुक बना है, लेजर। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि अब मैंने क्या किया कि एक बार अगर मैंने उसका लेजर बना लिया, जैसे परचेस अकाउंट का लेजर बना लिया, तो जब मैं दूसरी बार अगर फिर से माल बाय करता हूं तो मुझे फिर से नई बुक बनानी पड़ेगी क्या, नहीं, राइट। तो क्योंकि मेरे पास पहले से बुक बनी है, मैं क्या करूंगा, उस डेट का जो भी तारीख, जैसे मैंने 1 तारीख को पहला माल 10 लाख का खरीदा था, सेकंड मैंने क्या किया कि 20 तारीख को माल 2 लाख रुपए का और मंगाया, तो मैं क्या करूंगा, उसी परचेस के लेजर में, मतलब बुक में मैं क्या करूंगा, उस पार्टी का नाम लिख के और उसमें एंट्री करूंगा कि मैंने फला फला गुड्स क्या मंगाए, 2 लाख रुपए के मंगाए। तो उसका डबल बनाना पड़ेगा, लेजर नहीं। तो इसी तरह से हम लोग जब किसी का पहले से मतलब एक बार लेजर बना लेते हैं किसी एक नाम से, या जो आपको ध्यान रहे कि भाई मुझे ये वाली चीजें जो आई है ये इसमें लिखनी है, तो जैसे नाम देते हैं, राइट। तो उसे अगर आपने एक बार बना लिया तो उसे डबल नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसके अलावा क्या होता है कि टैली में कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर जो है पहले से बने होते हैं। तो कुछ जो लेजर होते हैं, देखिए कुछ हमें बनाना पड़ता है जो उसमें नहीं है, और कुछ ज्यादातर लेजर क्या होते हैं, ऑलरेडी बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ हमें अलग से डिफाइन करने के लिए, हमारे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो लेजर को बनाना पड़ता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझ में आ जाएगा थोड़ा और। तो यहाँ क्या लिखा है कि टैली में जब हम किसी अकाउंट का लेजर बनाते हैं तब उसी समय हमें टैली में उसका ग्रुप बनाना पड़ता है, जो कि हम उसके अंडर में सेट करते हैं। और कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप के बारे में और लेजर किस प्रकार के हैं ये समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो कोई भी हम लोग क्या बनाते हैं, जब लेजर बनाते हैं, ठीक है, तो उस लेजर का मैंने जैसे आपको बताया XYZ का मतलब कोई परचेस किया, मैंने क्या किया,
परचेस किया तो किसी में जाएगा, परचेस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मैंने किसी से माल बाय किया, बाय करने के बाद क्या हो गया, तो मैं कौन से खाते में बनाया, उसको परचेस वाले खाते में बनाया। अब मैं जब सेल का लेजर बनाऊंगा, सेल का बुक किसके अंडर में आएगा, सेल के अंडर में आएगा, राइट। तो उसी तरह से क्या हुआ, अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि राहुल ने 2000 रुपए का ऑफिस का रेंट दिया। क्या किया, राहुल ने 2000 रुपए का ऑफिस का रेंट दिया। तो यहां पर किराया एक प्रकार का क्या हो गया, खर्च है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि एक रेंट का बनाऊंगा उसे कैश में, और डेबिट क्या करूंगा, रेंट। ठीक है, और क्रेडिट मतलब हमारे पास से क्या गया, रेंट गया, हमने क्या दिया, सॉरी, उसे क्या मिला, रेंट मिला, जिसे हमने डेबिट किया, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो हमने उसे क्रेडिट किया। तो लेजर में क्या बनेगा कि रेंट का बनेगा, लेकिन रेंट का हमको लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार जब हम रेंट का किसी को देंगे तो उसका जो किसके अंदर डालेंगे, ये रेंट के अंदर। तो ये हमारे क्या बन गया, जैसे मैंने आपको बताया कि माल परचेस करेंगे तो परचेस का बुक में लिखेंगे, सेल करेंगे तो सेल का बुक लिखेंगे, लेकिन अगर खर्चा का बना रहे हैं तो किसके लेजर के अंदर डालेंगे। जैसे एक रेंट बना दिया, मुझे खर्चे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे अगर स्पेसिफाई करना है, जैसे कि मैंने क्या किया कि खर्चा तो 10 प्रकार के होते हैं, लाइट बिल होता है, टेलीफोन बिल होता है, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है कि अपने को भी ये साल मैंने कितना रेंट दिया, ठीक है, ये महीने में कौन सा रेंट बाकी है। तो ऐसा अगर मुझे स्पेसिफाई करना है तो उसका मैं क्या बनाऊंगा, अलग से बुक बनाऊंगा कि भाई अगर रेंट आया तो इसमें लिखूंगा, जिससे मुझे समझ में आए कि भाई ये साल मैंने इतने इतने महीने इतने इतने इसको लेजर दिया, तो अपने को समझ में आया। नहीं तो सभी इकट्ठा एक ही हेडिंग दे दिया, उसी में सब बिना किसी डिफाइन किए नाम किए मतलब हमने सपोज लिख दिया एक्सपेंसेस, और आपने क्या किया कि सभी रेंट हो गया, क्या हो गया, कुछ नाम नहीं दिया, सिर्फ स्पेसिफिक क्या नाम दिया, एक्सपेंसेस, और उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो हमें समझ में नहीं आएगा ना कि भाई कौन सा रेंट का है, कौन सा ऑफिस एक्सपेंसेस है, कौन सा ये है, तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती। इस वजह से हमें क्या करना है कि अगर अलग अलग चीजें, क्योंकि देखिए हम लोग टैली की यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर चीज का, हर आइटम का पता चले कि ये किसके अंडर आता है। इस वजह से हम लोग किसका लेजर बनाएंगे, रेंट का। समझ में आया, राइट, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि राहुल ने 2000 रुपए ऑफिस का अगले मंथ का रेंट दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब रेंट का जो लेजर है मुझे फिर से बनाना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि मैंने पिछले महीने का जो रेंट का मैंने दिया था, ठीक है, उसका मैंने तो रेंट वाला वाउचर बनाया था, लेजर बनाया था, तो फिर से बनाना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि मैं उसे ही क्या करूंगा, उसके अंदर फिर से डिफाइन करूंगा। ठीक है, समझ में आया, ओके। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम टैली में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एंट्री हम एक वाउचर पर लिखते हैं। टैली में पहले से कई वाउचर बने होते हैं, ठीक है। अब किसी एंट्री में कौन सा वाउचर लगेगा, इसके लिए हम सभी प्रकार के वाउचर के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पे ग्रुप को क्या किया, डिफाइन किया है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो देखिए बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप क्या होती है, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, सिक्योर लोन्स हो गया, अनसिक्योर लोन्स हो गया, ड्यूटी एंड टैक्सेस हो गया, प्रोविजंस हो गया, सैंड्री क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद सैंड्री डेप्टर हो गया, सैंड्री डिपॉजिट असेट हो गया। तो ये सब क्या है कि ये पहले से ही सब क्या होते हैं, उसमें बने हुए होते हैं, ठीक है, जो हमें बनाने नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम वीडियो में एक एक सभी का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये है, राइट। तो पहला जहां जैसे बात किया है कि बात कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, लोन लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, तो एक एक पॉइंट डिस्कशन करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप नोट्स भी क्या कीजिए, क्योंकि हमें अभी तो ध्यान में आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा आगे भूल जाओगे, राइट। तो चलो हम लोग बात करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, पूंजी या तो कैपिटल कहेंगे। और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो कौन से नाम से बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर रखते हैं, ठीक है।
तो उसे कैपिटल नाम से भी बना सकते हैं या कैपिटल अकाउंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है क्या है कि लोन लायबिलिटीज क्या होती है कि जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं, जैसे मेरा बिजनेस है टाइल्स का, मैंने जैसे डिस्कशन किया है पहले कि मुझे टोटल 15 लाख की जरूरत थी, मेरे पास क्या थे 5 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए मैंने क्या किया बैंक से लोन लिया, तो मेरे लिए क्या हो गया लोन लायबिलिटी, क्योंकि मुझे उसको वापस करना है, तो इसके लिए इसके लायबिलिटीज कहेंगे, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं, जैसे कि क्या किया मैं बिजनेस है 15 लाख रुपए तो मुझे लग रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी मुझे क्या है कि 2 लाख रुपए और लग रहे थे, तो मैंने क्या किया अपने दोस्त से या किसी रिश्तेदार से भी मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 6 महीने में, 7 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कुछ इंटरेस्ट के साथ आप अगर चाहिए आपको तो वापस कर दूंगा, नहीं तो फिर इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो वैसे भी वापस कर दूंगा। तो मैंने क्या किया कुछ समय के लिए, फिलहाल मतलब फिक्स में नहीं लिया है, कुछ समय के लिए मैंने उससे उधार लिया है। ठीक है, तो वो क्या है मतलब उसमें कोई कागजी कार्रवाई ऐसा कुछ लिया नहीं है, जब बस उधार लिया है कि भाई 2 लाख रुपए दे दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे करंट लायबिलिटी, वो भी ऐसी रहेगी क्योंकि फिलहाल के लिए टेम्पररी, राइट, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इजी है। नहीं, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिक्स एसेट क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस चालू करने के लिए ऐसी संपत्ति को हम बाय करते हैं जो बेचने के लिए नहीं यूज होती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, अब कंप्यूटर मुझे अकाउंटिंग करने के लिए या किसी चीज को करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, बेचने के लिए लाए क्या नहीं, तो मेरी क्या होगी फिक्स असेट होगी। टेलीफोन, अब जैसे ऑफिस में आप जाते हो किसी भी कंपनी के ऑफिस में या कहीं भी जाते हो, वहां पे क्या होता है टेलीफोन होता है, वो क्या बेचने के लिए लाया है क्या, अगर वो टेलीफोन का बिजनेस है तो उसके लिए वो गुड्स हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्या है मेरे लिए फिक्स असेट है क्योंकि मैं उसके जरिए क्या करता हूँ बिजनेस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया फर्नीचर, फर्नीचर मतलब क्या है टेबल कुर्सी जो भी लगता है, क्या है मैं अपने ऑफिस में अपना ऑफिस का मतलब बिजनेस को चलाने के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, समझ में आया, राइट। तो उसके बाद हम आगे अगर देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है कि जब हम लाभ कमाने के पर्पज से बिजनेस के पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में शायद मैंने इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा चेंज हो गया था, लेकिन सॉरी, तो इसे हम लोग और क्लियरली समझ सकते हैं, वो शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो चलो देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग क्या कहेंगे, 2 प्रकार होता है। अब इन्वेस्टमेंट क्लियर नहीं था कि वह किसने इन्वेस्ट कोई पैसा करेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, या हम कहीं पे अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तब। अब बिजनेस का पैसा है तो उसमें क्या किया कि भाई मेरे पास बिजनेस है, अब मैंने क्या किया बिजनेस किया, मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 5 लाख रुपए क्या कर दिया कि वो पैसा यूज नहीं होता है, तो मैंने उससे क्या कर दिया एफडी में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि वो पैसा बैंक में पड़ा रहता था जिसका मुझे मिलता नहीं था कुछ पैसा वगैरह, तो यूज भी नहीं होता था, तो मैंने क्या किया उस पैसे को एफडी करके बैंक में जमा कर दिया, तो वो क्या हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सॉरी। और उसके बाद अगर बात करें तो अब जैसे मेरे पास पैसा है तो मैं उसे एफडी बना सकता हूं, या एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, या तो मैं शेयर बाय कर सकता हूं, तो जो भी, या म्यूचुअल फंड जैसे लिखा हुआ है, तो उस पैसे को, रिमेनिंग पैसे को जो मेरा यूज नहीं होता है, एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, तो उससे मुझे लाभ अर्जित करने के लिए मैं क्या करूंगा कि उसको एक तो एफडी करूंगा, या तो शेयर्स में डालूंगा, या तो म्यूचुअल फंड, या तो एसआईपी, जो भी मुझे ठीक लगे मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे क्या हुआ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आशा करता हूं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी। तो आगे हम बात करते हैं कि करंट असेट क्या होती है। अब करंट असेट मतलब क्या होता है, ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे करंट असेट कहेंगे। ठीक है, कि ऐसे कोई चीज हम बाय कर मतलब अपने संपत्ति के मतलब लेते हैं, जिसे क्या है बात करें तो ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, उन्हें हम क्या करेंगे करंट असेट कहेंगे। मतलब कोई मैं संपत्ति बाय किया, मैं उसको क्या कर सकता हूं दूसरे को यूज करने के लिए दे सकता हूं। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी संपत्तियां रहेंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे करंट असेट कहेंगे। जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा सपोज एक्स्ट्रा मेरा ऑफिस का काम चल रहा है, ठीक है, मेरा ऑफिस है, ऑफिस में 10 बाय 10 की और एक मेरे पास क्या है रूम है, तो वो क्या है मेरे लिए असेट ही है, ठीक है, फिक्स असेट। लेकिन मैं उससे क्या करता हूँ रेंट देता हूँ, या मेरे पास गाड़ी है या एक्स्ट्रा गाड़ी है कुछ है, तो मैं उसे किसी यूज करने के लिए देता हूँ, तो मेरे लिए क्या है करंट असेट है, क्योंकि मैं उसको क्या कर सकता हूँ एक इसको दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, उसका लेन देन कर सकता हूँ। ठीक है, ओवरऑल इसको हम लोग ऐसा समझेंगे, बाकी आगे समझ में आ जाएगा।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट क्या होती है कि यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कंपनी का लोगो बनाने के लिए, कॉपीराइट्स बनाने के लिए, ट्रेडमार्क बनाने के लिए, स्टैम्प ड्यूटीज बनाने के लिए, या तो लीगल फीस। जैसे मैंने बिजनेस चालू किया, ठीक है, बिजनेस चालू करने के लिए मुझे क्या लगेगा कि मैंने शॉपेट बनाया, शॉपेट बनाने के बाद उद्योग आधार बनाया, उसके रिलेटेड और भी जितने मुझे जैसे कि कंपनी का लोगो बनाने के लिए लगा, बुक्स सब लगा, तो ये सबको जो बनाने के लिए मुझे जो खर्चा लगा, ठीक है, कंपनी को एक सेटअप तैयार करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, गलत हो जाती है। तब उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इसका, तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूं कि अब एक टाइल्स है, मेरा टाइल्स का बिजनेस है, तो मैंने क्या किया कि मैं दो भाई हैं, तो एक ने क्या किया कि एक पार्टी का पेमेंट जो है मुझे नहीं बता के उसने पर्सनल पेमेंट कर दिया, लेकिन उसका बिल्स लेना या कुछ भूल गया, लेकिन पेमेंट गया है, लेकिन अपने पास बिल्स नहीं है। लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये पैसा दिया तो ये व्यक्ति कौन है, काय का पैसा दिया था, क्या दिया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये क्या है, मतलब किसी ने पैसे उधार दिए हैं या हमने किसी माल के बदले वापस दिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग उसको किस में डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है कि क्लेरिफाई नहीं है कि वो एंट्री मतलब किस चीज की ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम लोग उसको काय में लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा रेगुलर इलेक्ट्रिक वाला है, उसका नाम क्या है, चंदू इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो अपने नाम से, सोहर्स के नाम से, उसके लड़के के नाम से हम लोग उसको पेमेंट कर देते हैं या तो चले जाता है। अब वो वाउचर में लिखा है सोहर्स कौन है, तो अब वो सोचते हैं कि सोहर्स का है, इसका बिल ही नहीं है, बिल ही नहीं है, लेकिन वो जो बिल कौन से नाम से देता है, चंदू इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, राइट। तो हमारे पास जो सस्पेंस पड़ा हुआ है, तो उस जब हमें क्लियरिफाई नहीं होता है कि भाई ये किसका है, तो हम उसको किस में करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में उसको एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आशा है समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो भी इनफ है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि ब्रांच डिविजन्स क्या होते हैं। देखो, कोई भी कंपनी के क्या होता है कि अपने एक से ज्यादा ब्रांच होते हैं, जैसे एक मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन ग्रुप में उसको रखते हैं। ब्रांच डिवीजन मतलब कैसे बात करेंगे, जैसे कि मेरा एक मेन कंपनी यहाँ पे है, लेकिन मेरा गोडाउन कहाँ पे है, एमआईडीसी में। जैसे सिटी में मेरा ऑफिस है, गोडाउन कहाँ है, एक एमआईडीसी में है, एक थोड़े से और 2-4 किलोमीटर पे है, और थोड़े 2-4 किलोमीटर पे ऐसे मेरे क्या है, 2-3 गोडाउन है, ब्रांचेस है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग ग्रुप बनाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच डिवीजन, ठीक है। या तो लोकेशन, अभी जो टैली प्राइम न्यू वाला है उसमें लोकेशन करके ऑप्शन आता है, या तो ब्रांच डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला बात करते हैं कि सेल्स अकाउंट क्या होता है। तो जब भी हम कोई गुड्स और सर्विस सेल करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल। तो उसे किस में इन्वेस्ट करेंगे, किस में मतलब बनाएंगे, सेल अकाउंट में। बेचने के लिए खरीदा हुआ माल को हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे, जो हम बेचने के लिए लाते हैं, तो कहाँ जाता है, सेल में। समझ में आया। तो नेक्स्ट, अब परचेस क्या होता है, जब भी हम वही सिंपल, ठीक है, क्योंकि कोई हम लोग क्या कहते हैं कि अब परचेस है, अब हमें परचेस अकाउंट क्या कहें, जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं तो उसे हम लोग परचेस अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। तो वो परचेस हो गया। जैसे मैंने आपको बताया मेरा टाइल्स का बिजनेस है, तो मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए के टाइल्स मंगाया, तो किसमें क्या किया, परचेस में आ गया, राइट। उसके बाद डायरेक्ट इनकम की बात करते हैं। तो डायरेक्ट इनकम क्या है, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो मुख्य व्यापार से आती है, उससे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम की बात करें तो कैसा कि जैसे कि मेरा टाइल्स का बिजनेस है, ऑब्वियसली टाइल का बिजनेस है, तो मैंने टाइल्स बेच के जो भी मेरा पैसा आएगा, जैसे मैंने 2 लाख रुपए टाइल्स बेचा, तो टाइल्स से पैसा आया, वो क्या होगा, मेरा डायरेक्ट इनकम हो गया, क्योंकि मेरा वो व्यापार ही वही है, ठीक है। तो जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो बिजनेस से मुझे जो पैसा आता है उसे हम लोग किस में डालेंगे, डायरेक्ट इनकम में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम की हम लोग बात करें तो सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आते हैं, जैसे कि डिस्काउंट, कमीशन, उसे हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। जैसे कि क्या हुआ कि हमने कुछ माल किया, उसमें हमको डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, ठीक है, तो उन सबको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं, क्योंकि वो हमारा जो बिजनेस है उससे आया
नहीं है। और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास एक गोडाउन खाली था, ठीक है, या तो मेरे पास एक क्या, जैसे मेरा एक ऑफिस, मतलब जो ऑलरेडी ऑफिस है, ऑफिस के ही में चिपक के मेरे पास 2 ऑफिस थे, ठीक है, जो एक दूसरे को लगे हुए थे, लेकिन मुझे वो ऑफिस यूज नहीं होता है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको रेंट पे दे दिया। तो उससे जो मुझे रेंट आएगा वो किस में डालेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरा रेंट का काम है क्या, नहीं है। तो क्या हो गया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसको हम लोग, सॉरी, इनडायरेक्ट इनकम में उसे डालेंगे, ठीक है। बीच बीच में कुछ थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाने में या समझाने में थोड़ा हो जात, मतलब शायद हो भी सकता है कि आगे पीछे लाइन हो जाए, लेकिन ठीक है, आप अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिंपली है जो भी बिजनेस के, मतलब हमारा जो बिजनेस है मेन, जैसे मेरा टाइल्स का है, तो टाइल्स को लाने का खर्चा, टाइल्स को पहुंचाने का खर्चा, या बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चा आता है, किससे, मेन बिजनेस से रिलेटेड के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किस तरह से, जैसे कि टाइल्स है, अब टाइल्स मैंने मंगाया तो वहां पे क्या, जो उससे लाने के लिए जो भाड़ा लगा वो किसमें गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद वहां से जो मजदूर ने उतारा, वो मजदूर को पैसे दिया, वो कहाँ में गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो जो भी उस गुड्स से रिलेटेड जो भी खर्चा आता है वो किसमें जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम क्या कहेंगे कि सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। क्या होते हैं, स्टेशनरीज आती है, रेंट होता है, बिल होता है, सैलरीज वगैरह देनी पड़ती है, ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होती हैं ये किस में आते हैं, किस में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो लाभ से बनाए जाने वाले कोष के खाते को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व और सरप्लस बनाए जाते हैं। मतलब क्या है कि कभी कभी हम लोग थोड़ा सा कुछ पैसा अलग से रखते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। जैसे मैंने 10 लाख रुपए कमाया तो उसमें से 2 लाख रुपए क्या कर दिए, कंपनी के नाम पे रख दिए कि जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम जाएगा या कंपनी का कम ज्यादा होगा तो उस पैसे को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, लेकिन मैं उसको अपने प्रॉफिट में शेयरिंग के लिए यूज नहीं करूंगा। तो उसे हम लोग क्या रखेंगे, रिजर्व और सरप्लस वगैरह कहेंगे, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जब बैंक जमा से अधिक राशि देने लगे तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है, या ओडी लिमिट भी कहते हैं। जैसे हमारे पास 5 लाख रुपए जमा है तो 5 लाख के ऊपर हम लोग क्या है कि कुछ और पैसा देती है तो हम उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हम लोग जब एंट्रीज करेंगे प्रैक्टिकल में, कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें हमको इजी समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है क्या है, सिक्योर लोन्स, ठीक है। तो सिक्योर लोन्स क्या होते हैं, जैसे कि सभी प्रकार के सुरक्षित ऋण के खाते जैसे सिक्योर लोन्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं। होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, कार लोन हो गया। तो ये सिक्योर लोन क्यों कहा जाता है कि जैसे हमने ये पैसा लिया है लेकिन उसके बदले मैंने क्या किया है, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ है। जैसे कि वह मैंने मतलब बिजनेस चलाने के लिए 10 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया था, तो बैंक ने मुझे बिना डिपॉजिट के दे दिया क्या, मतलब बिना कुछ सिक्योरिटी जमा किए दिया क्या, नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट में मेरा एक तो घर के कागज रखे या तो गोल्ड लिए, नहीं तो और कुछ लिए, ठीक है। तो इस तरह से जब हमारे कोई कागज पत्र मतलब रखे जाते हैं सिक्योर के लिए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सिक्योर लोन्स। तो ये हमारे लिए सिक्योर नहीं होता है, ये बैंक वाले के सिक्योर होता है कि तुमने नहीं पैसे दिए तो वो घर ले लेंगे, कार ले लेंगे, गोल्ड ले लेंगे, या जो भी तुम कागज पत्र पैसे के अगेंस्ट में जमा करेंगे वो तुम्हारा उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो उसको किसको क्या कहेंगे, सिक्योर लोन्स कहेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसिक्योर लोन क्या होता है कि अब इसके अपोजिट, ठीक है। जैसे पर्सनल लोन हो गया, उसमें हमें कुछ कागज देना पड़ता है क्या, नहीं। बिजनेस लोन हो गया तो उसमें भी कुछ कागज नहीं, हमने कुछ डिपॉजिट रखा है क्या, हमारे घर के कागज, गोल्ड नहीं रखा, नहीं रखा है। क्रेडिट कार्ड पे भी देखो बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अब मैंने सपोज क्रेडिट कार्ड का आपका 2 लाख का लिमिट है, तो मैंने क्या किया कि 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया, मुझे 45 दिन बाद देना है, लेकिन उसके अगेंस्ट में मैंने कुछ पैसे रखे क्या, सॉरी कुछ मतलब क्या गया, कुछ जमा किया क्या, गोल्ड दिया क्या, ये दिया, मैं घर के कागज दिया, कुछ दिया क्या, नहीं दिया, तो क्या हो गया मेरे लिए अनसिक्योर लोन्स, ठीक है। या दोस्तों से हम जब उधार भी लेते हैं तो वो क्या उसको नहीं भी देंगे तो हमारा कुछ, हमने कुछ कागज दिया है क्या, नहीं दिया है, तो उसको भी एक प्रकार का हम लोग अनसिक्योर लोन्स कहेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 नंबर जो पॉइंट है तो वो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो सभी प्रकार के जो भी हम टैक्स भरते हैं वो सब काम में आते हैं, ड्यूटीज एंड
टैक्सेस में। फॉर एग्जांपल के लिए दिवाई है तो टीडीएस है, वैट है, जीएसटी, वैट तो नहीं है अभी, जीएसटी चलता है, जीएसटी है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविजंस। तो सभी प्रकार के किए गए प्रावधान के खाते प्रोविजन के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे वेतन के लिए प्रावधान, किराए के लिए प्रावधान, ठीक है। तो इस सबको क्या कहेंगे, प्रोविजन बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सैलरी क्रेडिटर होते कौन है। अब जैसे कि मैंने बात किया कि सैलरी क्रेडिटर से बिजनेस में जब हम माल गुड्स किसी से उधार परचेस करते हैं या किसी और प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट किस में डालते हैं, सैलरी अकाउंट में। जैसे कि हमारा बिजनेस है कि टाइल्स का बिजनेस है, तो मैं एक टाइल्स नहीं मंगाता हूँ, क्या करता हूँ मेरे पास कम से कम 5 से 6 पार्टीज है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि एबीसी नाम का एक मतलब मैन्युफैक्चरर है और से XYZ से नाम से और ZYX से नाम से और 2-3 नाम से, तो ऐसे अलग अलग मेरे पास क्या है, पार्टीज है। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 लाख का माल उससे लेता हूँ, 2 लाख का माल उससे लेता हूँ, 5 लाख का माल, अलग अलग वेराइटीज के हिसाब से मैं उनसे माल बाय करता हूँ। तो मेरे लिए क्या हो गया, क्योंकि मैं जब माल उधारी में लेके आया तो मुझे पैसे देना है ना, आज नहीं देना है कल देना है, तो पैसे तो देना है। तो मेरे लिए क्या हो गया, सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि मुझे उससे पैसे मतलब उन्होंने मुझे उधार पे दिया है, मुझे उससे पैसे देना है, तो अब इसलिए मेरे लिए क्या हो गया, सैलरी क्रेडिटर्स हो गए। अब इससे आसान में आपको लगता है और कोई सिखाएगा तो इसके लिए एक बार सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब वो सैलरी डेप्टर क्या होता है, तो अब इसका अपोजिट में बात, इसके अपोजिट, जैसे सैलरी क्रेडिटर्स को हमको देना है और सैलरी डेप्टर से हमको लेना है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को किसी को उधार सेल करते हैं, जैसे कोई आया कि भैया मुझे एक काम करो, 1 लाख रुपए का मतलब 1 लाख रुपए के टोटल टाइल्स का बिल हो रहा, ठीक है, लेकिन उसके पास कितने 60,000 रुपए उसने डिपॉजिट, कितना रुपए उसने जमा किए और बाकी कितना है 40,000 रुपए मैं आपको मतलब 2-4 दिन में या 10 दिन में, कल परसों या जब भी देंगे। तो मैं क्या करूंगा, वो मेरे लिए सैलरी डेप्टर हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, उससे मुझे पैसा लेना है। क्लियर, ओके। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला अकाउंट कौन सा होता है, ग्रुप, वो होता है डिपॉजिट असेट। जब हम किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा करते हैं तो उस अकाउंट को क्या करेंगे, डिपॉजिट कहेंगे, ठीक है। डिपॉजिट मतलब कैसा कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा होगा, चलो मैं बता देता हूँ। क्या हुआ, हमारा बिजनेस है, अब मैंने क्या किया, मुझे एक क्या लेना है कि दुकान लेनी है। अब दुकान लेने गया तो उसका भाड़ा उसने मुझे 25,000 रुपये बोला, ठीक है भाई, लेकिन क्या कहा कि भाई मुझे 1 साल का क्या करना पड़ेगा, आपको एडवांस जमा मतलब एडवांस डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो मैंने क्या कि भाई 1 साल का नहीं, 2 लाख रुपए राउंड फिगर में आपको जमा कर मतलब डिपॉजिट के तौर पे दे देता हूं। तो आज नहीं तो कल मुझे पैसे मेरे डिपॉजिट है वापस मिलेंगे। तो डिपॉजिट असेट क्यों बोला उसको, क्योंकि वो पैसे आज नहीं तो कल मुझे क्या होने वाले हैं वापस मिलने वाले, इसलिए वो क्या हो गया, डिपॉजिट असेट हो गया। समझ में आया, क्लियर, ओके। चलो, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब आया है लोन्स एंड एडवांस असेट। जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको एडवांस वाले में डाल देंगे। अब जैसे मेरे यहाँ पे कोई स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है, अब उसका एडवांस का काम गिर गया तो हम क्या करेंगे, उसको एडवांस दे दिया, भाई तुम्हारा ठीक है एडवांस ले लो, तो उसको एडवांस में डाल देंगे, सिंपल, राइट, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड क्या होता है, यह ग्रुप सभी प्रकार के कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि जब भी कोई कैश का होगा तो इसको इसके अंदर क्योंकि प्री डिफाइन बना रहता है, जब भी किसी प्रकार का कैश होगा इसके अंदर कैश किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इन हैंड। अब स्टॉक इन हैंड मतलब क्या होता है, यह एक ग्रुप स्टॉक के लिए होता है। जैसे कि स्टॉक इन हैंड हम बात करेंगे, किस क्या एग्जांपल देंगे, जैसे कि ऑब्वियसली टाइल्स का बिजनेस, टाइल्स का था, मेरे पास क्या 2 लाख रुपए का माल था, उसमें से मैंने 1.5 लाख रुपए का बेच दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 50,000, राइट। तो वो क्या हो गया, मेरे पास स्टॉक इन हैंड हो गया। समझ में आया, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट है, हम बात करते हैं बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्या है कि सभी प्रकार के, मैंने जैसे ये भी डिस्कशन हमने किया है, बताया है कि भाई जो सभी प्रकार के बैंक व्यवहारों को हम लोग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट बैंक अकाउंट के ग्रुप में करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो फिलहाल तो देखिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पॉज करते हैं, क्यों, क्योंकि इतने सारे हमने चीजें बताए हैं तो हमारे दिमाग के ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो जो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, इसे ही आप आगे पीछे करके अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड या रिवर्स करके इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। उसको और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली आपके जितने भी पॉइंट्स है, जो अभी मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको धीरे धीरे 100% होगा, ठीक है। अगर आपको हर वीडियो में 30%, 40%, 50%, 60% धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो इनफ है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स करोगे, समझोगे, तो आसान होते रहेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो के यहीं अपन स्टॉप करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप भी अगर नहीं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले से जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया है, उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ओवरऑल बिजनेस अकाउंटिंग टैक्सेशन बराबर धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।